गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है बच्चा पार्टी कि हमें पता है कि डीएनए की स्ट्रैंड पर एडेनिसिन, साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। तो उनका अरेंजमेंट डीएनए के ऊपर कैसे होता है, उस सीक्वेंस को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन क्या कहलाती है, डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है। डीएनए सीक्वेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए. It includes any methods or technology that is used to determine the order of the four bases adenine, guanine, cytosine and thymine. यानी adenine, guanine, cytosine और thymine के अरेंजमेंट की स्टडी करना ही डीएनए के ऊपर डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग 4 मेथड से की जा सकती है। फर्स्ट मेथड है केमिकल डिग्रेडेशन मेथड डेवलप्ड बाय मैक्सिम गिलबर्ट। सेकंड डी ऑक्सी चेन टर्मिनेशन डेवलप्ड बाय सेंगर एंड पायरो सीक्वेंसिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये बाकी सारी की फर्दर और आगे कई टाइप से हो सकती हैं। यहाँ मेन जो डीएनए सीक्वेंसिंग यूज़ की जाती है वो होता है डी ऑक्सी चेन टर्मिनेशन डेवलपमेंट बाय सेंगर, जो कि सेंगर ने दी गई थी। इट वाज डेवलप्ड फ्रेडरिक सेंगर इज कॉलेजेस इन 1977, ऑल्सो कॉल्ड चेन टर्मिनेशन मैथड, कि इसको हम चेन टर्मिनेशन मैथड भी बोलते हैं। और मेनली डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर हम इसी को यूज़ करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। एक डीएनए स्ट्रैंड ले ली हमने, हमें ये पता है कि इसके ऊपर क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंगर मेथड के अंदर क्या करा गया था कि फ़र्स्ट हमें पता है कि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। और जैसे ही उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं वो किस में टूट जाता है, वो कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे। और वो फ्रेगमेंट्स कैसे होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। अब इसके 2 फ्रेगमेंट्स टूट गए, एक रेड से डिनोट कर रखा है मैंने, एक ब्लैक से, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हम एक ही फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि रेड यूज़ करें, हो सकता है ब्लैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी फ्रेगमेंट डिज़ायर्ड होता है हम वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं उस पार्ट को क्या बोलते हैं, वो टेम्पलेट या मेन टेम्पलेट कहलाता है। और ये प्रोसीजर किस में होती है, जब हम इस डीएनए सीक्वेंसिंग का डीनेचर कर देते हैं। यूज़ ओनली वन strand for exceptional and this strand is known as the template strand। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड को ही यूज़ करेंगे। और इस सिंगल स्ट्रैंड को हम किसे क्या बोलते हैं, मेन टेम्पलेट भी कहते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने ये डीएनए सीक्वेंसिंग की स्ट्रैंड ले ली है, जो डीएनए स्ट्रैंड ली है उसको हम क्या करेंगे, 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। इन चारों टेस्ट ट्यूब में हम स्मॉल और इक्वल अमाउंट में इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करके डाल देंगे। और सेम ट्यूब 1, B, 2, C एंड D 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ट्यूब A में D ATP का मतलब यहाँ पर एडेनोसिन ज़्यादा है। ट्यूब 2 में D GTP यानी ग्वानोसिन ज़्यादा है। D CTP यानी साइटोसिन ज़्यादा है। D TTP थाइमिन की परसेंटेज ज़्यादा है। इन डीएनए सीक्वेंसिंग के साथ साथ इसमें हम ऐड करते हैं पॉलीमरेज, DNTPs एंड रेडियो लेबल प्राइमर्स, ठीक है। DNTPs की बात हम बाद में करेंगे, साथ में रेडियो लेबल प्राइमर्स क्या होते हैं, स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होती हैं। प्राइमर्स शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, दे शो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। अब दूसरी बात कि जो याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो भी हम डीएनए स्ट्रैंड ले रहे हैं हमें वहाँ पर उसकी सीक्वेंसिंग नहीं पता है। तो अगर हमें किसी की डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं पता है तो हम वहाँ पर प्राइमर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी यूज़ प्राइमर्स। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले जो हमारा डिज़ायर्ड जीन या डीएनए स्ट्रैंड हमने ली है, हम उसकी क्या करवा देते हैं, क्लोनिंग करवा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लोन, और क्लोन किसकी हेल्प से होता है, वेक्टर की हेल्प से। ये सारे के सारे प्रोसीजर हम पिछले सेकेंड यूनिट में कर चुके हैं। अब ये जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं, इस वेक्टर की जो सीक्वेंस होती है हमें नॉन होती है। तो यानी इनडायरेक्ट हमें इस डीएनए स्ट्रैंड की जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका हमने क्लोन बना लिया
और उस क्लोन की सीक्वेंसिंग हमें पता है, तो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वाले हम यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर देते हैं। सीक्वेंस ऑफ द वेक्टर इज़ यूज्ड एज अ प्राइमर। तो हम प्राइमर क्या है, वो सीक्वेंस जो कि वेक्टर की कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होती है, वो हम यहाँ पर प्राइमर्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अब बात आ रही है DNTPs। DNTP क्या होते हैं? DNTP होते हैं जैसे किसी भी सैंपल के अंदर नॉर्मल एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वाइसिन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाते हैं? DNTPs। T फॉर ट्राई, P फॉर फास्फेट, D फॉर डीऑक्सी, यानी डी का मतलब अपसेंट, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, यानी सेकंड कार्बन के ऊपर शुगर के मॉलिक्यूल पर अगर ऑक्सीजन अपसेंट है तो वो DNTPs कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक शुगर का मॉलिक्यूल हम ये देख रहे हैं, इसकी लेबलिंग करें तो 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन के साथ बेस जुड़ गया, सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन अपसेंट है। यही बात ये कह रहे हैं कि सेकंड कार्बन के ऊपर अगर ऑक्सीजन अपसेंट है और थर्ड के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या कहलाती है? DNTPs, जिसमें सिर्फ नॉर्मल एडिनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइसिन प्रेजेंट है। सेकंड आती है DNTPs। D फॉर नॉर्मल, T फॉर ट्राई, P फॉर फास्फेट, डीऑक्सी, ऑक्सीजन अपसेंट फ्रॉम 2 साइड्स। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 जगह से अपसेंट हो जाएगी। सेम वही शुगर का मॉलिक्यूल, सेकंड के ऊपर तो ऑक्सीजन ऑलरेडी अपसेंट थी, यहाँ पर जो थर्ड मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो OH मॉलिक्यूल था वो भी यहाँ से क्या हो जाता है? हट जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है? DNTPs कहलाती हैं। इट दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्राइमर एड एनी चेन टर्मिनेशन। ठीक है, ये बात भी तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्यूब नंबर 4 देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी सीक्वेंसिंग प्रेजेंट है। हमने ये ले लिया, इसके अंदर हमें प्रेजेंट था कि थाइमिन मेन प्रेजेंट है। TTP क्या है? नॉर्मल थाइमिन। अगर इसके अंदर 2 टाइप का इलोंगेशन हो सकता है, अगर या तो TTP आकर इसके साथ बाइंड हो जाए या इसके अंदर DDTP बाइंड हो जाए। DDNTP यानी DD 2 जगह से ऑक्सीजन अपसेंट हो और एक D है तो एक जगह से ऑक्सीजन अपसेंट हो। तो अगर नॉर्मल TTP अगर इसके साथ बाइंड होता है तो वो क्या कर देता है? चेन को बढ़ा देता है। और अगर DDTP अगर टर्मिनेट इसके साथ बाइंड होता है तो वो क्या कर देता है? चेन को टर्मिनेट कर देता है। अब इसको फॉर एग्जांपल कैसे समझेंगे हम? ये DNA स्ट्रैंड थी हमारी, जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी सीक्वेंसिंग ये है। ठीक है, अब इसके ऊपर रिएक्शन करवा रहे हैं TTP या फिर DDTP। हमें ये देखना है कि कौन सा इस स्ट्रैंड के साथ जाकर बाइंड होता है। अगर ये वाला T जिसके ऊपर डॉट लगा हुआ है ये आकर बाइंड हो रहा है तो ये कौन सा सीक्वेंस है? हमारा थाइमिन है। DDTP यानी टर्मिनेटर फैक्टर, वो चेन को टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि जैसे ही ये इस एडिनोसिन के साथ ये बाइंड हुआ, यहाँ पर इसकी आगे बाइंड होने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, ये आगे जाकर बाइंड नहीं होता। बाइंड क्यों नहीं होता? क्योंकि इस पर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो टोटली अपसेंट हो जाता है। यहाँ पर तो क्या था? ऑलरेडी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो वो आगे जाकर अटैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके पास कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? कंप्लीट यहाँ से अपसेंट हो गया, ये किसी को भी बाइंड नहीं कर सकता है। ओके, अब दूसरा इसी का देखते हैं कि अगर इस पर मेन टेम्पलेट के साथ आकर कौन सा जुड़ जाए? दूसरे वाला TTP यानी नॉर्मल थाइमिन अगर आकर बाइंड होता है तो वो क्या करेगा? वो आगे इस सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर ये वाला टर्मिनेटर फैक्टर आकर बाइंड ना हो जाए। तो यहाँ पर जो हमें चेन मिली वो कितनी मिली? ये तो इतनी स्मॉल साइज़, और ये वाली इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, इतना स्ट्रैंड और ये इतनी स्ट्रैंड। तो ये इसके हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहाँ पर क्या हो गई? मिल गई है। ठीक है, इसी ये तो हमें मिल गई कि हमने 4th वाली जो ट्यूब में जो DNA सीक्वेंसेस या सब्सटेंसेस डाले थे उनकी सीक्वेंसिंग हमें कैसे मिली। इसी तरह हम देख लेते हैं ट्यूब 1, जो कि ट्यूब 1 में हमें पता था कि एडेनोसिन ज़्यादा है। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ATP नॉर्मल एडेनिन प्रेजेंट है जो कि इलोंगेट करेगा। अगर DD यानी अगर 2 जगह से इसमें से ऑक्सीजन को अपसेंट करवा दे तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटर फैक्टर बन जाएगा, यानी वो एडेनिन जो कि इस DNA की सीक्वेंस को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो अब जैसे ही इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का बाइंडिंग होती है, तो अगर ये वाला एडेनिन इसके साथ आकर बाइंड हो जाता है तो क्या कर देगा, ये इस चेन को यहीं पर टर्मिनेट कर देगा और चेन यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ठीक है। फिर अगर हम ट्यूब 2 ले रहे हैं तो हमें इसके अंदर पता है ट्यूब 2 के अंदर क्या था, ग्वाइनोसिन ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट था, और GTP ग्वाइनोसिन नॉर्मल ग्वाइनिन अगर प्रेजेंट होगा तो वो चेन को इलोंगेट करेगा, GTP प्रेजेंट होगा तो वो चेन को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। अगर इसके फैक्टर्स देखते हैं कि कैसे बनेंगे, तो अगर इसके ऊपर सबसे पहले टर्मिनेटर वाला या GTP आकर प्राइमर बैंड करता है तो वो क्या होगा, जैसे ही इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वो वहाँ पर आकर चेन को टर्मिनेट कर देगा और चेन आकर स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर पहले नॉर्मल ग्वानिन आता है तो वो क्या करेगा, चेन को लगातार कंटिन्यू बनने देगा और जैसे ही जब उसके अंदर टर्मिनेटर फैक्टर आएगा वो वहाँ पर आकर स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पर इसके कौन से पॉसिबिलिटीज़ हो गई, एक स्ट्रैंड ये बन सकता है, एक स्ट्रैंड ये बन सकता है। ठीक है। वैसे ही अगर हम ट्यूब 3 ले लेते हैं तो उसके अंदर भी हमें यही सीक्वेंसिंग मिलेगी, नॉर्मल साइटोसिन और टर्मिनेटर साइटोसिन प्रेजेंट हो। तो इसमें कौन सा बाइंड हुआ है ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइटोसिन आया वो वाला साइटोसिन आ गया जो कि टर्मिनेटर था, तो ये यहाँ पर चेन स्टॉप हो गई। लेकिन हो सकता है कि इस ग्वाइसिन से जो साइटोसिन आकर मिला है वो टर्मिनेटर वाला ना होकर नॉर्मल था, तो ये चेन आगे बनती रहेगी जब तक कि ये टर्मिनेटर फैक्टर इसके अंदर ना हो जाए। तो इसके अंदर टर्मिनेटर साइटोसिन और नॉर्मल साइटोसिन दोनों बैठ सकते हैं, 2 बार भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं, तो वो चेन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद क्या करते हैं, वी रन ऑल ट्यूब्स एडिनोसिन साइटोसिन थाइमिन 1 ऑन द एग्रोस जेल। एग्रोस जेल मीडियम के ऊपर हम इनको क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं, लोड ऑन द ट्यूब, इन सारी ट्यूब्स को। और अब इन ट्यूब्स के अंदर हम क्या रखते हैं, बैंड्स की स्टडी करते हैं कि कौन सा बैंड कहाँ पर आकर बना। तो फर्स्ट जो ट्यूब था उसमें एक तरफ हमने लिख दिया TCGCTTGC, ये सारी सीक्वेंसिंग है डीएनए की। तो अब ये देखो इसके अंदर अगर DDTTP है तो ये वाला DDTTP कौन सा होगा, जो कि इसके अंदर टर्मिनेटर फैक्टर है। अगर यहाँ पर थाइमिन टर्मिनेटर फैक्टर है तो ये आकर इसके साथ यहाँ पर स्टॉप कर देगा। अब थाइमिन किसके अपोजिट आके मिलेगा, एडिनोसिन के साथ, तो इसकी चेन वहाँ तक मिलेगी। सेकंड, अगर C इसके अंदर टर्मिनेटर फैक्टर है तो इसकी चेन कहाँ पर मिलेगी, तो ये जो डॉट दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि इनके अंदर टर्मिनेटर फैक्टर्स ये होंगे जहाँ पर कि इनके बैंड्स हमें मिल जाएंगे। सो वी हैव वापस जो हमें स्ट्रैंड मिली थी इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिल गई। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। फिर हमने उसको क्या करा था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको डीनेचर करवाया तो वापस कन्वर्ट हो गया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हम क्या कह रहे थे, टेम्पलेट डीएनए, जिसको कि हमने हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करा। फिर उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को दोबारा हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर। नाउ वी नो द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स एंड ऑल्सो नो द सीक्वेंसेज ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड की। यानी अब हमें क्या पता है कि जो हमारे पास पहले डीएनए स्ट्रैंड था उसकी सीक्वेंस भी हमें पता थी, लेकिन तब हमें कैसे पता था कि जो क्लोनिंग हमने उसकी करवाई थी वेक्टर के थ्रू, उस वेक्टर की सीक्वेंस हमें पता था। तो हम मान के चल रहे थे कि उस डीएनए की सीक्वेंस सेम वेक्टर के डीएनए की सीक्वेंस के थ्रू है। लेकिन अब जब हमें उसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड की सीक्वेंसिंग पता चल गई है ये वाली, तो इसके जस्ट अपोजिट हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, हमें पता चल गया कि इसकी सीक्वेंसिंग ये है। ओके।